Hello friends, this is Shivam here and I welcome you all at my YouTube channel Gupta's Classes. So देखते हैं आज हम क्या करेंगे. So far we have discussed about the classification of cost, है ना. हमने कुछ वीडियोस बनाई थी. लास्ट वीडियो थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से और हमने कुछ कॉस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे भाई हम. तो इसमें से हमने कौन कौन से कर लिए थे. बाय नेचर और एलिमेंट देख लिया था और फंक्शंस देख लिया था. ये दो तरीके के हमने जो क्लासिफिकेशन थे वो हमने देख लिए थे. तो आज वेरिएबिलिटी और बिहेवियर से देखेंगे, है ना. और यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चीज़ों को, और नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं है. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के हिसाब से हम कैसे कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे, है ना. बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जब हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया तो हमने 3 तरीके से 3 ग्रुप में बांट दिया. ठीक है, एक है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी आपकी वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ओके, तो ये 3 क्लासी मतलब ये 3 ग्रुप हैं जिसमें हमने क्या किया है, हमने जो कॉस्ट को बांट दिया. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में. जैसे कि नाम से ही स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेट अ मिनट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है. फिक्स्ड कॉस्ट दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड एंड विच विद इन 13 आउटपुट एंड टर्न ओवर लिमिट्स. ठीक है, हमने क्या समझा कि ये कॉस्ट हैं जो इनकर्ड की जाएंगी एक पीरियड के हिसाब से. यहाँ पे पीरियड क्या है, तो यहाँ पे जो पीरियड जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अ टाइम पीरियड. ठीक है, ओके. लेट सपोज 1 साल 6 महीने 4 महीने, है ना. तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पीरियड को कह रहा है कि जो एक पीरियड के हिसाब से जो कॉस्ट इनकर्ड होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं. ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसमें. एंड विच विद इन 13 आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट्स, और जिसमें क्या हो कुछ आउटपुट या टर्नओवर लिमिट्स की क्या हो, कोई लिमिट हो. ठीक है, टेंड्स टू बी अनएफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, और जो अनएफेक्टेड हो किससे, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी में कुछ फ्लक्चुएशन होता है. ठीक है, कौन सी लेवल ऑफ एक्टिविटी, या तो आउटपुट या टर्नओवर की एक्टिविटी में अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है तो भी ये कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एकदम स्टेबल होनी चाहिए. ठीक है, दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंजेस इन आउटपुट, और ऐसी कॉस्ट आउटपुट के घटने या बढ़ने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ओके, ये हमने देखा यहाँ पे. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल्स में क्या है, रेंट. क्या रेंट आपका जो होता है पीरियड वाइज होता है ना. अगर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं तो फैक्ट्री का रेंट आपका मंथली होगा. लेट सपोज कि 1 लाख रुपए आपका फैक्ट्री का रेंट है ना. तो वो एक टाइम पीरियड वाइज है ना. वो फैक्ट्री का रेंट आपके आउटपुट या टर्नओवर लिमिट से क्या है के हिसाब से वेरी नहीं करता. ठीक है, अगला देखते हैं इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग. ठीक, आपने इंश्योरेंस करा रखा है फैक्ट्री बिल्डिंग का, तो वो भी एक पीरियोडिकल कॉस्ट है. ठीक है, तो ये आपकी सेम रहती हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें. अब करेंगे हम थोड़ी छोटी छोटी बातें. ठीक है, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या याद रखना है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, कि एक तो ये
वेरी नहीं करती है। डू नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज होना। डू नॉट वेरी विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन का लेवल चेंज कर दें, प्रोडक्शन का लेवल चेंज कर दें तो ये वेरी नहीं करेंगे। बट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू अ गिवन रेंज, अप टू अ सर्टेन रेंज। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोडक्शन का लेवल चेंज किया तो ये प्रोडक्शन का लेवल का यहाँ पे ये मतलब है कि ये इस तरीके की कॉस्ट वेरी नहीं करेगी अगर हम प्रोडक्शन का लेवल चेंज करते हैं। तो प्रोडक्शन का लेवल चेंज करने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन का लेवल आप चेंज कर रहे हो वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अप टू अ सर्टेन लिमिट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप 1,000 पीस बना रहे हो और कल से 10,000 पीस बनाने लग जाओ और आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज ना हो, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने देखी कि ये कॉस्ट क्या होगी, आपकी चेंज नहीं होगी अगर लेवल का प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का लेवल आपका घटता है या बढ़ता है तो, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखना है कि जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है तो इसमें होगी एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी, डू नॉट वेरी। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये पूरा इसके साथ लागू हो जाएगा। डू नॉट वेरी विद द चेंज इन द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन अप टू अ गिवन रेंज। बट यदि हम बात करें आपकी किसकी, यदि हम बात करें यहाँ पे इसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट की, ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की, ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या ये चेंज होगी, यस ये चेंज होगी। चेंज चेंज होगी, चेंज, एक मिनट, चेंज विथ, अरे अरे दिक्कत दे रहा है, चेंज विथ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए मैं एल ऑफ पी लिख दिया, ठीक है, पी इन शॉर्ट फॉर मैंने प्रोडक्शन और एल फॉर लेवल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो बनेगा वो स्टेटमेंट वाइज बनेगा आपका। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस पर हालांकि बने हुए हैं पहले से या बनते आए हैं, तो क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है, इस पर क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी क्या रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो वेरी नहीं करेगी। बट जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो आपकी वेरी करेगी, ठीक है। तो तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, है ना, ये आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज के लिए हम ऐसा वाला साइन लगाते हैं अगर हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम इंक्रीज करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। वहीं वाइस वर्सा, इसका विपरीत, इसका विपरीत क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी अगर हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं तो कम करते हैं तो, ठीक है, ओके, इतना समझ में आएगा, ठीक है। जी आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में ऐसे आ रहा होगा कि लाइक आपकी 1,00,000 रुपये सपोज करिए, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,00,000 रुपये, 1 लाख पर ईयर, ठीक है। अब लाख, अब आप पूरे साल में कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन आप कर रहे हो सपोज करो 1,000 यूनिट्स कर रहे हो पहले, ठीक है। तो 1,000 यूनिट करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आपकी 1,00,000 अपॉन 1,000, यही तो हो जाएगी। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी बन रही है, 100। जब आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 1,000,
ठीक है। यहीं आप अगर आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, 1,00,000 अपॉन 10,000, 4 जीरो। तो जहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, 10। तो यही मैंने बताया था कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, है ना। फिक्स कॉस्ट आपकी पर यूनिट कम हो जाएगी, वहीं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगी अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को आप कम करते। तो यहाँ पे ये बात याद रखने वाली थी जो मैंने अलग से आपको समझा दी है। ठीक है, ओके, चलें। चीज़ों को पढ़ना और चीज़ों को अपने हिसाब से उसको समझना, दोनों में बहुत फर्क रहता है। ठीक है, आइए वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, दीज कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। अब फिक्स कॉस्ट में हमने क्या देखा था, फिक्स कॉस्ट में देखा था कि वो वेरी नहीं हो रही थी, वेरी इन द सेंस वो चेंज नहीं हो रही थी अगर हम प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। ओके, बट वेरिएबल कॉस्ट में जो है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या है कि ये टोटली कैसे वेरी करेगी, वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये कॉस्ट पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। ठीक है, ये कॉस्ट डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो एनी इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि हम लेवल ऑफ एक्टिविटी में कोई डिक्रीज कर रहे हैं, लाइक हम लेवल ऑफ एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन के आ सकता है, क्वेश्चन ये बन के आ सकता है डायरेक्टली, कैसा बन के आ सकता है कि इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आपको हर चीज को हर तरीके से, हर पहलू से देखना पड़ेगा। तो ऐसे आ सकता है, देखिए कि फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी और लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सॉरी, फिक्स कॉस्ट नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी और लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को जैसे जैसे गिरा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या कर देते हैं, वन अपॉन में लिख देते हैं, है ना, टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ और लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वहां पे इस तरीके से नहीं आएगा, वहां पे इसको, इस पूरे को, इस पूरे को वो कैसे लेंगे, इस पूरे को लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जब आपको टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, सब चीज़ों को देख के पढ़ना है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो, तो फिक्स कॉस्ट कम हो रही है ना। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे, या इसको लिखेंगे आप एवरेज फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चेंज करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहती है, बट आपका जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होगी, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, मैंने डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट लिख दी थी, तो फिक्स कॉस्ट नहीं, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगा। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट का भी देख लेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, कहाँ को, ठीक है, तो इस तरीके की कॉस्ट के एग्जांपल देखेंगे। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल होती है वो डायरेक्टली एलोकेट होती है किस पे, प्रोडक्ट पे। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने लग जाएंगे या प्रोडक्ट की यूनिट को बढ़ाने लग जाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल में की कॉस्ट में भी आपका क्या होना जाएगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या है, ये एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप
मैंने जो समझाया आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा और हल्का सी चीजें हैं उसको देख लेते हैं। भाई जब हमने फिक्स कॉस्ट की बात करी तो वेरिएबल कॉस्ट की भी बात करनी पड़ती है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने दो तरीके से जब फिक्स कॉस्ट को बाइफरकेट किया था तो वेरिएबल कॉस्ट को भी दो तरीके से बाइफरकेट करेंगे। एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ एक्टिविटी लिख लेते हैं, या लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। प्रोडक्शन घटेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी हमेशा क्या रहेगी, जो आपकी रहेगी हमेशा रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, ये क्या रहेगी आपकी, हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा तो बट वो दिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन का, कि जो नेचर है ना, नेचर है किसका, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो नेचर है वो किसके समान है, वो टोटल फिक्स कॉस्ट के समान है। क्योंकि ये भी सेम रहती है और ये भी सेम रहती है, रिमेन्स सेम। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें, दूसरी तरफ क्या देखें कि जो आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ना, वो किसके समान है, आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या का हमने क्या समझा था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लेवल ऑफ आउटपुट पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसके समान होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के समान होगी। क्यों, कि यहाँ पे अगर लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। ऐसे ही फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी और घटाएंगे तो घट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने अलग से समझाना इस वजह से समझाई है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हर पहलू समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दीज कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने किस तरीके से क्या किया है, इसका एक पार्ट जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सेमी मतलब आधी वेरिएबल कॉस्ट, आधी वेरिएबल है तो आधी क्या होगी, जो फिक्स्ड होगी। तो कहने का मतलब है इसका एक पार्ट तो किसकी तरह ट्रीट करेगा, एक पार्ट इसका फिक्स कॉस्ट की तरह ट्रीट करेगा, है ना, और दूसरा पार्ट इसका वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट करेगा। आर दस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसा है कि इसमें फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट तो फिक्स रहेगा और वेरिएबल कंपोनेंट कैसा, वेरिएबल कंपोनेंट का जैसे हमें पता है कि वेरिएबल कंपोनेंट कैसे वर्क करता है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वेरिएबल जो कॉस्ट है, ये वेरिएबल कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है, घटाते हैं तो घट जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर टेलीफोन बिल्स, टेलीफोन बिल्स हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें अब आपको दिमाग नहीं मारना है कि सर टेलीफोन बिल तो एक अब तो सेम ही रहता है लगभग, है ना। ठीक है, या है ना, बट उसकी भी एक लिमिट है ना। अगर आपको मान जैसे अब आप कहोगे कि जियो में सर हम जैसे रोजाना का 1.5 या 2 GB मिल रहा है, बट यदि आपको उसके बियॉन्ड यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे ना। लाइक कुछ 17-18 रुपये का उसमें 1 GB मिल जाता है, शायद से मुझे याद नहीं है ना। ऐसा कुछ है उनका प्रावधान कि यदि आपका पर डे का डाटा ख़त्म हो गया है तो आप उसको रिन्यू कर सकते हो, बट वो 1 डे के हिसाब से चलता है, कुछ 15-20 रुपये के आसपास का रहता है, 1 GB एक्स्ट्रा उसमें आपको मिल जाता है। तो इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कि भाई वो
अप टू 1 या 2 GB जो भी आपका डाटा पैक है उसमें तो वो फिक्स्ड रहा भाई, 350-400 जितने का भी आपका डाटा प्लान है, में लेट सपोज कि 400 रुपये का प्लान है आपका, तो 400 रुपये तो आपके फिक्स्ड है ना। बट आपको उसके अलावा यूज़ करना है, जैसे कभी आपका डाटा ख़त्म हो जाता है और आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, उस कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ट्रीट कर सकते हैं। और एग्जांपल है इसके गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है, एक कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। और ये वीडियो आपका जो है, जो मैं बना रहा हूँ, ये आपका हर एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका DSSP का PGT कॉमर्स हो, है ना, या आपका बिहार में जो एस्टेट आने वाला है उससे रिलेटेड हो, या BPSC कोई वैकेंसी हो, या कोई भी हो, ठीक है। बहुत कारगर वीडियो है, तो आप इसको देखिए, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि फीडबैक तो खैर आता ही रहता है, फीडबैक नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, है ना। और आया था फीडबैक, है ना, कुछ का नेगेटिव भी फीडबैक आया, लाइक, है ना, कुछ का पॉजिटिव भी आया, है ना। तो हाँ, और ये जो वीडियो है वो एनरोल, जो जिन भी बच्चों ने एनरोल किया उनके लिए भी है, लाइक, है ना, बट उनके लिए तो मैं अलग से ग्रुप में उनके शेयर कर दूँगा, वो कोई बात नहीं। बट कहने का मतलब ये है कि आप बने हुए हैं तो बने रहिए साथ में, मैं रोजाना वीडियोस डालता रहूँगा कुछ ना कुछ, है ना, जो हेल्पफुल है आपके। चलिए देखते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट में, देखते हैं कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल टिपिकली बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है, हमने, आपको याद होगा हमने कुछ सेंटर्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कंट्रीब्यूशन सेंटर। जी किसके एग्जाम्पल थे, किसमें थे जी आपके थे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़ा था ना हमने, कि भाई हम क्या करते थे, हम कॉस्ट की जिम्मेदारी कॉस्ट सेंटर पर दे देते थे, प्रॉफिट की जिम्मेदारी प्रॉफिट सेंटर पर दे देते थे। तो वहाँ पे कोई ना कोई एक हम मैनेजर अपॉइंट करते थे, है ना। तो उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ें, मतलब लाइक कॉस्ट में दिक्कत होती थी, तो जिम्मेदारी किसकी, कॉस्ट की, एक अथॉरिटी असाइन कर दी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी थी, हमने पढ़ा था। आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखिए जाके, उनसे सब कुछ कनेक्टेड चल ले आए थे। और ऐसा ऐसा नहीं है कि मान लो मैं किसी वीडियो पे मान लो टैगलाइन ऐसे डाल देता हूँ कि रेलिवेंट फॉर बिहार स्टेट एस्टेट या BPSC, तो ऐसा नहीं है कि वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, ये वीडियो सबका कॉमन लेके चल रहे हैं हम। वो लास्ट वीडियो जो मैंने एलोकेशन एब्जॉर्प्शन की बनाई थी, बिहार स्टेट में सिर्फ एलोकेशन और एलोकेशन और अपोर्शनमेंट है, बट मैंने एब्जॉर्प्शन भी समझाया, जस्ट बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है बाकी एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए जाके अगर आपने नहीं देखी, वरना चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती, मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के ऊपर बात की थी। तो यहाँ पे कंट्रोल, हम यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर बेस्ड है, वो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के ऊपर बेस्ड है, ठीक। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हमने कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, प्रॉफिट सेंटर पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट सेंटर पढ़ा था। तो वहाँ पे कोई ना कोई मैनेजर होता है, और उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे सेंटर की, है ना। जैसे कॉस्ट सेंटर में उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, प्रॉफिट सेंटर में ये जिम्मेदारी है कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या जिम्मेदारी थी, इन्वेस्टमेंट सेंटर में ये जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी ऐसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जहाँ ROI मैक्सिमम हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो, है ना। तो इस तरीके की कॉस्ट जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, आपको किसी सेंटर के मैनेजर के बेस पर से डिसीजन मेकिंग करनी पड़े, तो उस कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन ए पार्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। आ गई ना बात यहाँ पे निकल के, कंट्रोलेबल कॉस्ट का किससे लिंक है, किसी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से रिलेटेड। हमने 5 तरीके के रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको। कॉस्ट सेंटर पढ़ा था जिसमें हम कॉस्ट कंट्रोल देखते हैं, जिम्मेदारी क्या रहती है कॉस्ट मैनेज, वो सेंटर मैनेजर की जिम्मेदारी क्या रहती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने की।
प्रॉफिट सेंटर पढ़ा था। प्रॉफिट सेंटर में क्या जिम्मेदारी रहती है, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को क्या करने की, इस तरीके से चेक करने की कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट पे भी डिपेंड है और सेल्स पे भी डिपेंड है ना। हमने रेवेन्यू सेंटर पढ़ा था। रेवेन्यू सेंटर में क्या होता था, रेवेन्यू सेंटर में जिम्मेदारी रहती थी सेंटर मैनेजर की कि रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ाए, है ना। वहीं इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या जिम्मेदारी रहती थी, इन्वेस्टमेंट सेंटर में जिम्मेदारी ये रहती थी कि जो सेंटर का मैनेजर है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे जहाँ पे ROI मैक्सिमम हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमम आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पुरानी, है ना। आपको नहीं याद है, आपने नहीं पढ़े हैं, तो जाकर पुरानी वीडियोस देखो। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे। ठीक है, कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजर हेडिंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। और इस तरीके की कॉस्ट किसके द्वारा क्या हो सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसके द्वारा मतलब चेंज हो सकती है, वो किसके एक्शन से चेंज हो सकती है, वो जो भी सेंटर का मैनेजर है ना, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सेंटर का मैनेजर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी क्या कर रहा है, हेड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से आपको। चलिए अगला देखते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग आर नोन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी कॉस्ट जो इन्फ्लुएंस नहीं करे, मतलब जिस पे किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं चले, मतलब लाइक कि कोई भी मेंबर के डिसीजन मेकिंग से वो कॉस्ट क्या होगी, चेंज ही नहीं हो रही, तो इस तरीके की कॉस्ट क्या कहेंगे, इस कॉस्ट को हम कहेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय say that tool room is controllable by the foreman in charge of that section, but the share of the tool room expenditure which is a portion to a machine shop is not controlled by the machine shop foreman। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो एक फैक्ट्री में क्या होता है, एक टूल रूम होता सेट करता है, टूल रूम को कंट्रोल करता है आपका फोरमैन। फोरमैन इन द सेंस कि आपका एक फोरमैन को हम कह सकते हैं एक फोरमैन इंचार्ज, मतलब कि जो टूल्स वगैरह को मैनेज करता है ना, मशीन के टूल्स वगैरह को मैनेज करता है। ठीक है, बट अब जैसे हमने पढ़ा था ना, लाइक एलोकेशन, अपॉर्चमेंट और एब्जॉर्प्शन, बट जो टूल रूम के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मशीन शॉप के बेस पे होते हैं, या मशीन शॉप के मतलब कि मशीन कितने घंटे वर्क करी, उसी हिसाब से टूल जो यूज़ हुए हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं, अपोर्शन करते हैं। अपोर्शन इन द सेंस कि अगर कोई मशीन लेट सपोज 4 घंटे चली है, 4 घंटे उसका यूज़ हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे टूल्स की कॉस्ट का, है ना, जो भी टूल्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम देखा जाए तो फोरमैन चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है उस कॉस्ट के ऊपर, है ना, इस एक्सपेंडिचर के ऊपर वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं मशीन शॉप पे बेस्ड है ना। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कॉस्ट है वो किस पे बेस्ड है, मशीन शॉप पे बेस्ड है। ठीक है, और वो मशीन शॉप के पे बेस्ड है, और वो मशीन शॉप की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं वो मशीन शॉप फोरमैन भी क्या नहीं कर सकता है, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कॉस्ट है वो काय में आ जाएंगे, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, बाय द बेस ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेसिस कॉस्ट में बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। नॉर्मल कॉस्ट इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेंड। कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट पे जो कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट ये होगा कि लाइक आपकी कोई फैक्ट्री है ना, और आपकी कोई फैक्ट्री में आप जैसे 80%
ठीक है, 80% आपने रख रखा है आपका लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, 70% रख रखा है। जब आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम, है ना, प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि 80% 70% में किस हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने अपना लेवल ऑफ आउटपुट लेट सपोज 70% रख रखा है। 70% इन द सेंस कि जो आप कॉस्ट बियर कर रहे हैं, है ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप 100% यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों नहीं कर रहे हैं 100% यूटिलाइज? अच्छा, ये एक और सवाल बनता है, 100% भाई फैक्ट्री आपकी कॉस्ट आप इनकट कर ही रहे हो, तो 100% सामान क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी में यहाँ पे क्या होगा, लेवल ऑफ एक्टिविटी में का मतलब ये है, देखो लेवल ऑफ एक्टिविटी का ये है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी यदि 100% वर्क कर रही है, तो 100% वर्क करने में का मतलब ये है कि आपकी जो मशीन्स की रनिंग कॉस्ट है ना, रनिंग कॉस्ट वो तो पूरी पूरी जा ही रही है, लगी रही है ना। इसके अलावा आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी पूरी पूरी लग रही है ना, क्योंकि आपका क्या बनना है, आप 100% चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। लाइक लेट सपोज कि भाई कि मशीन एक दिन में मशीन सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे चल सकती है ना, पर आप उसको 4 घंटे ही चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आप 40% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चल रहे हैं। किस पे? 40% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, क्योंकि 10 घंटे जब उसकी पूरी लिमिट है और आप कितना चला रहे हैं, उसको 4 घंटे चला रहे हैं, तो दैट लिमिट इज कॉल्ड क्या हो गई, 40% की लिमिट हो गई आपकी एक्टिविटी की। ठीक, तो इस केस में क्या है, इस केस में ये कह सकते हैं कि भाई अब आप अब सवाल ये उठता है कि आप 10 घंटे चला सकते हैं, तो आप उसको 4 घंटे क्यों चला रहे हैं? चलाने को अब मैं कहूँ कि भाई मैं ठीक है, मैं 10 घंटे चलाऊंगा, 100% एफिशिएंसी और 100% लेवल ऑफ आउटपुट पे चलाना है मेरे को, एक्टिविटी 100% देनी है, तो मशीन को चलाने का क्या था, 10 घंटे चलाएंगे और पर घंटे की कॉस्ट मान लो उसकी 200 रुपये जाती है, तो आपकी 10 घंटे की एक तो ये कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से ये कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन अपना क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। प्रोडक्शन तो बढ़ गया, क्यों, आपकी मशीन पहले 4 घंटे चला रहे थे, अब 10 घंटे चला रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि अब जब 10 घंटे मशीन चलाओगे तो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये बढ़ गया। बट ऑन द अदर नोट भाई साहब, आपके पास क्या है, आपके पास डिमांड नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास डिमांड नहीं है, आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, हैं, आपके पास इशू करने के लिए ऑर्डर्स नहीं है, तो जब आपके पास डिमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो आप क्या करोगे साहब, आप लेवल ऑफ एक्टिविटी को कम करोगे ना अपनी, है ना, आप लेवल ऑफ एक्टिविटी को कम करोगे। ठीक है, क्यों कम करोगे, क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट भी बचानी है और मशीन लर्निंग कॉस्ट भी बचानी है, ये सब चीज़ें आपको बचानी है। ऊपर से आप जो अगर मान लो आप ज़्यादा बल्क में बना के रख दोगे तो उसको स्टोरेज कॉस्ट भी तो देनी पड़ेगी, वो कौन बियर करेगा? हम्म समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, मैं जो जहाँ पे ये सब चीज़ें बता रहा हूँ इतनी डीप में, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आए। तो बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं या बहुत सी ऐसी यूनिट्स होती हैं जहाँ पे एक नॉर्मल क्या रखा जाता है, एक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी रखी जाती है कि हम सिर्फ और सिर्फ 70% ही काम करेंगे, 70% एफिशिएंसी पे चलेंगे, 80% पे चलेंगे। तो यहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड पहले से ही मतलब जो चलता आ रहा है ना, उसी वे में अगर हम कॉस्ट को इनकर्ट कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक, एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, तो उस तरीके की कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, हम नॉर्मल कॉस्ट बोल सकते हैं। आई होप मैंने जो लेवल ऑफ एक्टिविटी वाला या आउटपुट वाला आपको केस समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।
एबनॉर्मल को, और इतनी डीपली में मैं ये मानता हूँ कोई नहीं समझाता है, सबको बस क्या है, आना है, पढ़ना है, निकलना है, ठीक है, ओके। बावजूद इसके आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, आप शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो वो ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, चलिए क्या कर सकता मैं, ठीक है। इट इज़ द कॉस्ट विच इज नॉन नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मली इनकर्ड नहीं होती है ना। तो नॉर्मल कॉस्ट का मतलब वहाँ पे ये इस तरीके से भी था कि नॉर्मली जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो कॉस्ट को इनकर्ड करते हैं, उस तरीके की कॉस्ट हो गई, वो नॉर्मल कॉस्ट हो गई, ठीक है, कि डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है ना, डायरेक्ट लेबर हमारी लगी हुई है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने हैं, तो इस तरीके की ये नॉर्मल कॉस्ट है, ये नॉर्मल एक्टिविटी में हम बियर कर रहे हैं। बट कुछ ऐसी कॉस्ट भी होती हैं जो नॉर्मली इनकर्ड नहीं होती हैं, है ना, एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, तो ठीक है, इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन, मतलब नॉर्मली जो कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मली इनकर्ड नहीं होती हैं, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, उस कॉस्ट को हम बोलेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या हो गई, एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई जैसे कि आपका कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस इन द सेंस एबनॉर्मल एबनॉर्मल कोई मटेरियल लॉस हो गया, अब मटेरियल तो लेके आए, बट मटेरियल क्या हो गया, वो जब आप प्रोडक्ट बना रहे थे तो वो आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके की कॉस्ट को हम कह सकते हैं एबनॉर्मल मटेरियल, एबनॉर्मल कॉस्ट। और क्या हो सकता है इसमें, एबनॉर्मल आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या होता है भाई साहब, आइडल टाइम आपका ये होता है, ठीक है। चलिए आइडल टाइम तो हम लेबर टर्नओवर वाला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ही, तब हम उसको आइडल टाइम को तब करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा डीप में पहुंच जाएगा और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट मेरे को समझाने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि अब भाई, अब जब पढ़ा रहे हो, चीज़ें करा रहे हो, तो दिल से करानी चाहिए ना। अब पेपर में ये नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन क्या उठ के आ जाएगा, हम खाली प्रिडिक्ट कर सकते हैं पास के पेपर के बेसिस पे कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वैसे आइडल टाइम के ऊपर क्वेश्चन बनती हैं, नो डाउट, है ना। तो हम उसको लेबर टर्नओवर रेशियो जब करेंगे, लेबर वाला पार्ट करेंगे, तो वहाँ से हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी के लिए ये याद रखो कि जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है वो भी आपका क्या होता है, एक तरीके से वो आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट में ही आती है। एक यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो बना भी है और बन भी सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो हम काय में चार्ज वो करते हैं, वो डायरेक्ट हम काय पे चार्ज कर देते हैं, कॉस्टिंग के P&L में डाल देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन पहले पास में बन चुका है, इसलिए मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि जो एबनॉर्मल कॉस्ट का पार्ट है वो हम काय पे चार्ज करते हैं, चार्ज डायरेक्टली टू कॉस्टिंग P&L, ठीक है। तो इस तरीके की हमने आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। जो एक जो टॉपिक बचा है आपका, है ना, लास्ट है शायद, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैनेजियल डिसीजन मेकिंग, है ना, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। एक तो मेथड्स पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ना है, दूसरा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, है ना, उसको समझेंगे, है ना, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगी, उसके बाद किसी नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ेंगे, और बाय दैट टाइम इससे रिलेटेड आपके जो जितने भी MCQs हैं, है ना, जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और जो भी अभी बच्चे एनरोल हुए हैं लाइक नए ग्रुप में, उनके लिए मैं, है ना, उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। तो कल तो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली थी, बट आपके लिए ये है कि आपको ये वीडियोस तो देखनी है, ये तो कॉमन पार्ट है लाइक, है ना, जो मैं यहाँ पे भी डालूंगा वो आपके ग्रुप में भी डालूंगा, ठीक है। तो वो आपको दोनों वीडियोस देखनी है, ओके। इसीलिए मैं इस वीडियो में बोल के जा रहा हूँ कि आपको जो मैं ग्रुप में डालूंगा वो वीडियोस तो देखनी है, आपको ये वीडियोस भी देखनी है। ग्रुप वाली थोड़ी शॉर्ट है, वो टॉपिक के हिसाब से है, ये थोड़ी लॉन्ग है, तो आपको देखनी है, ठीक है, ओके। चलिए बने रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा, है ना, और यही चाहूँगा कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है,
और नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें तो होती रहती हैं और मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना? मुझे अपने काम से मतलब है। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।